चैप्टर नंबर 3, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या है सेल की, सेल किस तरह डिस्कवर हुआ और किस किस साइंटिस्ट ने इसमें रोल प्ले किया। तो ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 300 years अगो एक मतलब इंग्लिश साइंटिस्ट था, जो कि जिसने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। इन्वेंटर है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो है, इसने क्या किया, अपनी ही बनाई हुई एक प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने यूज की और उसमें इसने ऑब्जर्व किया, मतलब ये इस सेल को। और उसने कहा ये कैविटीज हैं स्लाइस में ऑफ कॉग। और इसने ये अपनी एक इसकी पब्लिकेशन थी माइक्रोग्राफिया, उसमें इसने ये स्लाइस जो है कॉग की डिस्कवर की थी। और इसे इस तरह लगा था जैसे स्मॉल चैम्बर्स हैं, और हर सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस रखता है इन चैम्बर्स में। और चैम्बर्स जो है वो जस्ट लाइक अ हनी कॉम। आपने शायद कि मक्खियों का छत्ता देखा होगा, और उसमें जितने भी वो कंपार्टमेंट है और उस एक को उसने सेल का नेम जो है ना वो दिया। फर्स्ट टाइम इसने रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है, 1665 में। नेक्स्ट फिर जो साइंटिस्ट था वो था 1805 में लॉरेंस ओकस। इसने क्या कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ओरिजिनेट होती है वेजिकल से, ठीक है। फिर लामार्क ने 1809 में क्या मतलब डिस्कवर मतलब क्या इसके बारे में कहा था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर। अगर वो ये सेलुलर है, उसकी बॉडी में सेलुलर कंपोजिशन नहीं है, तो उसको हम लिविंग कहेंगे ही नहीं। लिविंग थिंग्स की जो है वो मतलब शर्त ये है कि उसमें वो कंपोजिशन उसकी सेल से हो। देन एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट जो है ब्राउन। इसने इस सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। सेल में से स्फिरिकल बॉडी जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। नेक्स्ट जो है टू साइंटिस्ट थे, ठीक है, शेल्डन एंड श्वान। 1838 या 33 लिखा होता है, आप 1838 कर लें अकॉर्डिंग टू योर बुक। मैथ्यू शेल्डन है, इस ये एक बोटानिस्ट था, ठीक है। इसने अनाउंस किया था कि ऑल प्लांट टिश्यू वाज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी प्लांट टिश्यूज है, क्योंकि वो लिविंग है, तो वो कंपोज किससे हुए हैं, सेल से। फिर इसके एक साल बाद ही 1838 में इसका शिल्डन का, और 1839 में जो है एक साल बाद ही जो है एक और साइंटिस्ट आ गया था जो कि जोलॉजिस्ट था, थियोडर शवान। 1839 में इसने डिस्क्राइब किया था कि एनिमल सेल्स आर बीइंग सिमिलर टू प्लांट सेल्स, सो दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। ये शिल्डर और शवान ने ये जो है मतलब इसके बारे में अपनी राय दी थी। फिर एक और साइंटिस्ट था, मतलब इन्होंने ये भी कहा था कि सेल में जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो न्यूक्लियस है, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है। फिर जो है सेल थ्योरी जो पेश की थी, ये रुडोल्फ विर्चू है, जर्मन साइंटिस्ट था। 1859 में इसने सेल थ्योरी पेश की थी, और सेल थ्योरी के पॉइंट्स किए हैं, यानी सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। क्या पोस्टुलेट्स है इसके, ये कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी सेल्स पे मुश्तमिल होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, चाहे वो एक सेल है या एक से ज्यादा, यानी वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। फिर ये कि जो सेल है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, यानी ये बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स का और बॉडी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड जो सेल थ्योरी का पॉइंट था वो ये था, cells arise only by division of a previous existing cells, के जो न्यू बनने वाले सेल्स है ये कहाँ से आ रहे हैं, अपने पेरेंट सेल से आ रहे हैं। जो पहले से पाए जाने वाले प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल्स है वहां से ही सेल डिवीजन होती है ना, फिर न्यू सेल्स बनते हैं। ओरिजिनेट इनका अपने से प्रीवियस सेल से ही होता है। इसके अलावा जो है आगे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स क्या है, सेल हम कह रहे हैं, सेल की अगर डेफिनेशन करें तो ये एक मतलब फंडामेंटल यूनिट है, या इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज होता है वन और मोर टाइप्स ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो किंगडम मोनरा में इंक्लूड होते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह में, और उसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन अगर हम यूकैरियोट सेल्स की बात करें, इसमें प्रोटिस्टा है, प्लांट्स हैं, और जो है इसके अलावा फंजाई है, एनिमल्स है। तो ये मतलब ये इसमें ये सारी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। तो हमने ये जो यहाँ बात की है कि सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव थ्री बेसिक कंपोनेंट्स: न्यूक्लियस,
ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है, और एक्ट करती है एज अ सिलेक्टिव बैरियर, अलाउ करती है कि किस मटेरियल को यहाँ से पास होना है या किसको नहीं होना। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये सेमी फ्लूइड मीडियम होता है जिसे साइटोसोल बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये बिटवीन न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है, ठीक है। सस्पेंडेड डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी ऑर्गेनेलिज्म है साइटोप्लाज्म इस सेमी फ्लूइड में ही सस्पेंड फॉर्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिड्स हैं, बहुत सारी जितनी भी ऑर्गेनेलिज है इसके अंदर ही होती हैं। फिर थर्ड वन जो बेसिक कंपोनेंट है लिविंग थिंग्स का, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये कंट्रोल करता है लाइफ और एक्टिविटी ऑफ द सेल, और इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आगे सेपरेटेड हुए होते हैं साइटोप्लाज्म से, और इसके इस न्यूक्लियस के गिर्द एक अपनी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, ठीक है। आगे जरा हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ जी, पहले हम एनिमल और प्लांट सेल का जो है बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, और डायग्राम में भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एनिमल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। यानी अगर हम सेल वॉल जो है ऑर्गेनेलिस को देखें तो ये एनिमल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल के सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल्स के एक साइड पे होता है, क्योंकि प्लांट सेल के सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल, और वैक्यूल जो है फिर न्यूक्लियस को एक साइड पे लगा देता है। इसके अलावा एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। लिकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल में मौजूद होता है। फिर अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो वो उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। फिर ये एनिमल सेल की जो डिवीजन होती है वो कंस्ट्रक्शन से होती है, जबकि प्लांट सेल में जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस जो हो रही होती है, उसमें फ्रेगमोप्लास्ट एक प्लेट बनती है, ठीक है, जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज फॉरो बनता है। इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं कि एनिमल में क्या क्या पाया जा रहा है और प्लांट्स में क्या नहीं है। तो हम मतलब प्रेजेंस वाला तो कम ही देखेंगे, हम डिफरेंस में देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जैसे हम कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है सेल वॉल वो एनिमल सेल में एब्सेंट और प्लांट सेल्स में ये पाई जाती है, ठीक है। इस तरह के जो मेन कंपोनेंट्स है ना वो आपको पता, प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस के लिहाज से करें, बाकी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज्म इनकी आपस में मैच होती है। यहाँ पे आप इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ये देखिए प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रल में ये वैक्यूल है, ठीक है, और साइड पे इसका न्यूक्लियस है, जबकि एनिमल सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी बुक में देखें आफ्टर सेल थ्योरी, यहाँ पे जो है कुछ यूकैरियोटिक एनिमल सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन जो है टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये मतलब इन सब ऑर्गेनेलिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। यहाँ पे एक उनका जो है स्केच सा बना बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है और फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो ये आउटर बाइलेड होती है, इसको हम डिटेल में भी आज फ्लूइड म्यूजिक मॉडल भी इसका पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, ये अलाउ एक्ट करती है एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी रेगुलेट्स करती है मटेरियल की एंडोसाइटोसिस करवा रही है, एक्सोसाइटोसिस करवा रही है, ठीक है, और मेंटेन कर रही है। इसके अलावा अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, उसके आगे फर्दर टू टाइप्स होती हैं, स्मूथ और रफ, ठीक है। स्मूथ जो होती है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, रफ जो पोर्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसमें राइबोसोम्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी एज अ स्टोरेज काम करती है, टॉक्सिफाई करती है बहुत सारे मटेरियल्स को, ठीक है, और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगी, नर्व इम्पल्स में हेल्प करेगी। फिर गोल्जी ऑपरेटस है, जिसे हम गोल्जी जो है कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की वेजिकल्स होती है, स्टॉक्स बना होता है फ्लैटेंड सैक्स का ना, चिपटी हुई एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स होती है, और इसका काम क्या है, ये एक्ट करता है एज अ पैकिंग करता है ना, जो इनकमिंग आने वाले मटेरियल को पैकिंग करके लाइसोसोम तक पहुंचाता है। फिर राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम जो है ये छोटे छोटे दानेदार जो है मटेरियल होते हैं, ग्रेनुल फॉर्म में होते हैं, जिसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, और आगे वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, और ये मेन सोर्स है, मेन साइट है, ये फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन प्रिपेयर होती है, आगे जाके हम ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा डिटेल में। देन लाइसोसोम में ये बी मेम्ब्रेन से कंटेनिंग हाइड्रो, इसमें ये वेसिकल्स होते हैं और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं चीजों की, इंजेक्शन करते हैं, ऑटोफैगी करवाते हैं, ठीक है।
और जो पुराने सेल्स हो जाते हैं ऑटोफेगी में, जो ओल्ड सेल्स हो जाते हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो अगर 120 120 डेज है, तो फिर उनको कौन खत्म करेगा? ऑटोफेगी, वो खुद ब खुद ऑटोफेगी उनकी हो जाएगी थ्रू लाइसोसोम। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक्ट करता है एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी मतलब इसका अपना डीएनए, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो एक मतलब अगर आप मतलब पीछे हमने पढ़े कि स्फीरिकल फॉर्म में होता है और क्या करता है? कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज को। न्यूक्लियोलस जो है वो एक डार्क स्ट्रेनली पॉइंट होता है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है, और यहाँ पे राइबोसोम जो है वो असेंबल्ड होते हैं। देन सेंट्रियोल्स है जो कि माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे और सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अलावा क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन में ये एक्ट करता है। हेरिडेटरी मटेरियल, फिर वैक्यूल्स है। ये एनिमल में हम देखें, दोनों में, एनिमल में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हम यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं तो उसमें प्लांट्स भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, लेकिन एनिमल के वैक्यूल ज्यादा हैं और छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट का एक ही वैक्यूल होता है और वो बड़ा होता है, सेंटर में होता है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें, ये भी आगे सेल डिवीजन में काम आएंगी, क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाएंगी। माइक्रोफिलामेंट्स है, ये एक्ट करते हैं एज अ स्केलेटन स्ट्रक्चर, काम करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती है, एक्टिन है, मायोसिन है, जो कि सेल मूवमेंट में हेल्प करेंगे। देन सीलिया और फ्लैजिला है, ये भी होलो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और ये मूवमेंट में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन करवाएंगी। इस तरह की डिफरेंट, ये जो है ना अपने शॉर्ट फॉर्म में याद करनी, मे बी एज अ टेबल भी जो है बोर्ड में इस तरह आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अदरवाइज इसमें से मोस्टली जो ऑर्गेनेलिज है वो हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी बुक में वो है सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, यहाँ हम उसको बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन कैसा प्रोसेस है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल के कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड मोलेकुलर वेट। इसमें जो है स्टेप्स क्या है? होमोजेनाइज करते हैं। यहाँ पे एक मशीन, एक डिवाइस यूज होती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज में हम डिफरेंट ट्यूब्स में जो है अपने सैंपल जो है वो रखते हैं और फिर इनको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं विद डिफरेंट आरपीएम, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग। तो ये जो है अपने साइज और मोलेकुलर वेट के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना, ये इनकी लेयर्स बन जाती है, ये सेटल हो जाते हैं, और फिर हमें पता होता है कि इसका कितना मोलेकुलर वेट है, इसका कितना साइज, और किस लेयर में कौन सी ऑर्गेनेलिस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। यानी इसमें स्पिनिंग होती है होमोजेनाइज्ड और डिस्ट्रप्टेड टिश्यू की स्पेशल मशीन में, जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कह रहे हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान वेरियस पार्ट सेपरेट हो जाते हैं अपने डेंसिटी और ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अकॉर्डिंग। फिर हम कंपोनेंट्स को जो है उनके ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मतलब हमारे पास वो सैंपल है, टिश्यू है, ये सेल एक्सट्रैक्ट है, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, पहले लो स्पीड स्पिन पे, देन हाई स्पीड स्पिन पे। तो ये देखे जो हैवी मोलेकुलर वेट वाले ऑर्गेनेलिज है, वो जो है वो टेस्ट ट्यूब की मतलब बेसमेंट में हो गया, बेस में जो है सेटल हो गया, जिसे हम पैलेट बोलते हैं, और जो लाइट वेट वाले हैं वो सुपरनेटेंट है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये सेल टिश्यूज हैं, पहले उसे होमोजिनाइज किया, ठीक है, ये होमोजिनाइज किया, और जो मटेरियल मतलब एट द एंड इस मटेरियल को हम होमोजिनेट बोलेंगे। और इस तरह की ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, और इसमें हम अपने सैंपल रख देते हैं और आरपीएम सेट करके हम जो है उन ऑर्गेनेलिस को सेपरेट कर सकते हैं। यानी सेपरेशन होती है ऑर्गेनेलिस की इनकी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ग्रेडियंट जो है वो लेयर्स बना देगा, ठीक है, सॉल्यूशन की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। तो फिर हम जो है वो सेंट्रीफ्यूज को मतलब मोस्टली जो है 40,000 जो है आरपीएम यूज की जाती है, आपके बुक में भी यही मेंशन है, पर मिनट, ठीक है। और कितने टाइम के लिए आपने रखना है, ठीक है, मिनट टू सेवरल आवर्स तक होता है। फिर ऑर्गेनेलिज सेपरेट हो जाती हैं ट्यूब में अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, और हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लाइक आपके पास सैंपल है, आप उसमें से डीएनए लेना चाह रहे हो, राइबोसोम लेना चाह रहे हो, कोई भी ऑर्गेनेलिज लेना चाह रहे हो, तो आप उसमें से कैसे सेपरेट करोगे? तो इसी वे से हम क्या करते हैं, सेल की सेपरेशन करते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज की। अच्छा जी, अब हम जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये मतलब मोलेकुलर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल रोल है इसका। इसमें हम जो है देख लेते हैं ये है क्या, कौन कौन से इसमें मॉडल्स हैं, फंक्शन क्या है इसके। तो आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स, और अगर हम प्लांट केस में देखें तो प्लांट केस में ये सेकंड लेयर है, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल। इसके अलावा बैक्टीरियल और फंगल में भी जो है उनकी भी मतलब सेल वॉल है, तो उनकी भी ये सेकंड मोस्ट लेयर है, लेकिन एनिमल केस में ये फर्स्ट
आउटर मोस्ट लेयर। अब इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट है। प्रोटीन की रेशो कितनी है 60 to 80%, जबकि लिपिड जो है वो 20 to 40% जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, टू मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि हार्वे और डनियाली या एक डॉसन साइंटिस्ट का भी बताया जाता है। 1935 में इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का जो है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट, दो और साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो है सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया था। दोनों मॉडल हम देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडल जो है 1305 में डेनियाली और डिवासा ने प्रपोज किया था। इन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेड अप हुई होती है लिपिड लेयर से, ठीक है। यानी इसमें यह था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, कि जो लिपिड है ये सेंटर में है और आउटर और इनर इसके जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको रिवील किया था कि ये गलत है, लिपिड बाइलेयर नहीं होती, ठीक है, बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। यहाँ पे अगर आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये देखिए सेंटर में ये इनर क्या है, जो है ये लिपिड्स हैं, और आउटर और इनर जो लेयर है बाहर जो है वो दो लेयर प्रोटीन की है। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसको गलत साबित किया था कि इस तरह नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इसको सही से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, की जिस जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया है कि प्रोटीन आउटर और इनर होती है और सेंटर में लिपिड्स है, इस तरह नहीं है, बल्कि उल्ट है। जो प्रोटीन है वो इम्बेडेड होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिग मॉलिक्यूल मोज़ेक मैनर में, जिस तरह मोती नहीं होते या तस्बीह होती है, ठीक है। तो ये 72 में फिर इसको एक्सप्लेन किया था कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन जो है a double layer bilayer of proteins, ठीक है, and phospholipids and is fluid and rather than solid। अब ये fluid form में होती है, solid form में भी नहीं होती। तो इसके हम जो है different components देख लेते हैं कौन कौन से और इसकी क्या रोल प्ले कर रही है। अच्छा जी, इस मॉडल पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर इसमें हम कह रहे हैं कि अब प्रोटीन जो है वो आउटर और इनर सरफेस पे नहीं है बल्कि एम्बेडेड होती है पार्शली और कंप्लीटली किसमें, बिटवीन टू लेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है, जिसमें चार्ज फोर्स होते हैं और मूवमेंट होती है मटेरियल की बाय एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। ये स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। इसमें आप देखें जो है डिफरेंट पॉइंट्स है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। फॉस्फोलिपिड जो है वन पोलर एंड वन नॉन पोलर एंड, ठीक है। पोलर एंड जो है वो ओरिएंटेड होता है ऑन वन साइड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल, जबकि फ्लूइड साइटोप्लाज्म में, जबकि नॉन पोलर एंड जो है वो मिडिल पोर्शन पे होता है एज अ बाइलेयर। और टेल जो है बोथ लेयर्स की फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की वो अट्रैक्ट कर रही होती है ईच अदर को, रिपेल्ड भी कर रही होती है बाय वाटर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक में वाटर हेटिंग होते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक में वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये और इसके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है, आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन में। और हेल्प, और इसका फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल करने के लिए और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए। देन मेम्ब्रेन, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि हम कह रहे हैं कि इम्बेडेड है, सेंटर में है, ठीक है। और प्रोटीन यहाँ पे लिंक हो रही है शुगर प्रोटीन से, मार्क कर रही है सेल सरफेस पे। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ठीक है। जब लिक्विड लिपिड के साथ कंबाइन होगा तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जिस तरह बनाते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे। और ये सरफेस जो कार्बोहाइड्रेट्स की है, कुछ पोर्शन प्रोटीन का है, लिपिड्स का है, तो ये ओवरऑल ग्लाइकोकैलिक्स बना लेते हैं, नहीं सेल का कोट बना रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये सारा सेल का कोट है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं, प्रोटीन है, ठीक है। तो इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, सेल का कोट बन रहा है। तो इसके अलावा जो है अगर हम इसके फंक्शन देखें, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, तो हम कह रहे हैं एक्ट कर रही है एज अ सिलेक्टिवली और पर डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये एक्ट करती है एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के किस चीज ने सेल से बाहर जाना है और किस चीज ने सेल से अंदर आना है। तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे पैसेजेस हैं, फैसिलिटेटिव है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, इसके अलावा
इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी काम करती है। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली देन, अब जो कहते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, लाइक ऑयल ड्रॉपलेट्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, तो इनको फैसिलिटेट नहीं करना पड़ता, ये नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जब के जो फैट वाले नहीं होते वो उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, वो इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते, उसके लिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है। इन मटेरियल को, आयनिक मटेरियल को, लाइक वाटर है, ऑक्सीजन है, आयंस है, इनको मूव करवाने के लिए हमें किसी मतलब सेल मेम्ब्रेन को किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, और वहां पे जो एम्बेडेड प्रोटीन होती है वो हेल्प करती है एज अ कैरियर, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये ऐसी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट है मेम्ब्रेन में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर टू हायर। अब जब किसी चीज ने लोअर टू हायर मूव करना है तो उसे एनर्जी चाहिए, यानी अपहिल मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, ये जो है इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती है, डाउनलोड होती है ऑटोमेटिकली, यानी खुद ब खुद हो जाती है। मटेरियल हायर से लोअर आ रहा होता है और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा होता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये देखिए मॉलिक्यूल लोअर से हायर आ रहे हैं, ठीक है, ये आप ये वाले जो मॉलिक्यूल है लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, हायर से लोअर मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही। जबकि कुछ ऐसी डिफ्यूजन भी है जिसमें मॉलिक्यूल इजीली, जो आयनिक मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, वो इजीली पास नहीं कर सकते, फिर उनके लिए उनको प्रोटीन प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन मॉलिक्यूल में से गुजरना पड़ता है, वो फैसिलिटेट करते हैं। फिर ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये भी हायर टू लोअर होती है, लेकिन यहाँ पे कैरियर चैनल होता है प्रोटीन, वो हेल्प कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। देन है एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइट, एंडोसाइटोसिस का मतलब है इनसाइड। अब इनवर्ड जो मूवमेंट होनी है मटेरियल्स की उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। वो होती किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स और वेसिकल्स, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें पहले इनफोल्डिंग बनती है, इन्वेजिनेशन बनता है, और ये दो तरह की होती है, फेगोसाइटोसिस हो सकती है और पिनोसाइटोसिस हो सकती है। अब जो फेगोसाइटोसिस है इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स आएंगे ना, सॉलिड इनटेक होगा, सॉलिड जो है वो मटेरियल इनगल्फ करेंगे, उन्हें हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जबकि लिक्विड फॉर्म में जब मटेरियल इंजेस्ट होगा इन द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, उसे हम पिनो साइटोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एक्सो। अब जो सेल से कुछ मटेरियल को बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। और मोस्टली ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होते हैं जो सेल से बाहर निकालने होते हैं। ये आप एग्जांपल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस किस तरह और एक्सोसाइटोसिस किस तरह। ये देखें यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रही है, वो लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। और जब ये इनसाइड को आएंगे तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होगी, इन्वेजिनेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो मटेरियल आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स है, ये फिर बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, सारी वर्किंग होगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो थ्रू एक्सोसाइटोसिस जो है सेल से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और ये सारा रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रोल प्ले करती है। यहाँ पे पिनो और फेगोसाइटोसिस में जो है आप डिफरेंस देख सकते हैं कि टेक्स इन फ्लूइड, यानी अगर लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो वो पिनोसाइटोसिस है, और अगर सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो वो जो है वो फेगोसाइटोसिस है। इसके अलावा अगर सेल मेम्ब्रेन के हम वैसे फंक्शन देखें ना, ये सारा स्ट्रक्चर है बेसिकली फंक्शन है, लेकिन अगर सेपरेटली देखें ना तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। किस तरह वो हमने डिटेल में पढ़ ली है, तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये कि इट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल फॉर्म टू द प्रोटोप्लाज्म सेल के। इसके अलावा ये सेपरेट्स करती है वेरियस ऑर्गेनेलिस को विद इन द सेल, और प्रोवाइड्स करती है लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस कैन अकर, यानी जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सके ना। इसके अलावा ये सेल को सेपरेट कर रही होती है फ्रॉम वन एंड अदर। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेन साइट है एज अ रिसेप्टर, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सेल टाइप को ऑन दी अदर सेल्स। इसके अलावा जो है अगर हम नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन देखें तो in nerve cell plasma membrane transmit nerve impulses from one part of the body to the other, और कोऑर्डिनेशन करती है। आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा होगा, जिसमें मतलब एक्शन पैम्प में जो एक्टिवली जो होते हैं सोडियम आयंस होते हैं, पोटाशियम आयंस होते हैं, ठीक है। एक्टिव जब रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो सेल मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती,
लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल होता है तब कंडक्शन हो रही होती है, नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही होती है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट होती है। तो इसको जो है इन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने सारा सेल की हिस्ट्री, सेल का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से कंपार्टमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स है बेसिक, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है जो हमने टेबल फॉर्म में देखी है। इसके अलावा सेल को हम फ्रैक्शनेशन कैसे कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस को सेपरेट किस तरह कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्कस किया। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल जो है उसके फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको आपने करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में